नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम अपनी एमसीक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ क्लासेस हमने पहले देख ली हैं, आज उसी सीरीज़ में अगली क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं होने के चलते क्लास थोड़ी डिले हो गई है, लेकिन अब से लगातार क्लास आती रहेगी एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, पीएचसी रूरल कितनी जनसंख्या पर बनता है। सबसे पहले पीएचसी देखते हैं। पीएचसी क्या होता है। पीएचसी मतलब होता है प्राइमरी, पी मीन्स प्राइमरी, एच मीन्स हेल्थ सेंटर। पीएचसी मतलब क्या हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राथमिक। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही होंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो बड़े अस्पताल रहते हैं जनरली, है ना। तो पीएचसी रूरल कितनी जनसंख्या पर बनता है, तो इसके लिए एक आप डेटा याद रखो, 20 से 30,000। तो जब ग्रामीण आए तो आपको लगाना है 30,000, और यही जब आए कि जब सुदूर एरिया में, मतलब सुदूर एरिया में मतलब क्या है, पहाड़ी एरिया में, है ना। कहाँ पर, पहाड़ी एरिया में, और मरुभूमि में मतलब कि रेगिस्तान में, है ना, जहाँ पर दूर दूर तक ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जनसंख्या हो जाती है 20,000 सॉरी, ठीक है। कितना, 20,000 पर, मतलब 20,000 पर एक पीएचसी हो जाएगा वहाँ पर। और जनरली जो मैदानों में रूरल एरियाज हैं वहाँ पर कितना होगा, 30,000 पर एक पीएचसी। अब यहाँ पर पहले एक हेल्थ स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। यहाँ क्या होता है, 3 लेवल पर पढ़ते हैं हम, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है पीएचसी और एक आता है एससी। एससी मतलब होते हैं सब सेंटर्स, और पीएचसी होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी में होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें हम बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ठीक है, डीएच मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। और टर्शियरी में आते हैं स्पेशलाइज्ड जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल अलग हो गया, है ना। कुछ विशेष विसंगतियों के लिए कुछ अलग से स्वास्थ्य केंद्र हो गए, तो उन टाइप को, उस टाइप को बोलते हैं हम तृतीयक स्तर पर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब टर्शियरी जो लेवल पर आती हैं वो वाली हेल्थ जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे कि प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब प्राथमिक हेल्थ स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमने तीनों देखा। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहार अनुदान योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है आहार अनुदान योजना। अब आहार है तो मतलब यही है कि क्यों स्टार्ट की गई है, कुपोषण को हटाने। क्यों स्टार्ट किया, सबसे पहले तो याद रखना है, कुपोषण को कम करने। क्या किया गया है, जो जनजाति में भी 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिन्हें पीवीटी बोल सकते हैं ना, प्रिमिटिव ट्राइब्स के नाम से, ठीक है, पीवीटी ग्रुप्स जिन्हें बोल सकते हैं। तो इनमें कौन सी है, बैगा, बैगा मध्य प्रदेश में से 3 है, बैगा, भारिया और सहरिया। कौन कौन सी, बैगा, भारिया और सहरिया। इन तीनों जनजातियों को 1,500 रुपये पर माह, 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। किस लिए, क्योंकि ये प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और इनको कुपोषण से दूर रहें, ठीक है। क्यों, कुपोषण से दूर रखने के लिए, मतलब कुपोषण को खत्म करने के लिए इन जनजातियों में। कब प्रारंभ की थी, तो 2017 में इसको प्रारंभ किया है, ठीक है। तो हमने अपनी स्कीम देखी है, आहार अनुदान योजना किसके लिए स्टार्ट की है, एसटी कैटेगरी के लिए स्टार्ट की है। किसके लिए, एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी में भी किन के लिए, बैगा, भारिया और सहरिया, ठीक है, बैगा, भारिया और सहरिया के लिए क्या प्रावधान किया गया है, उनको न्यूट्रिएंट्स के लिए 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अगली स्कीम की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है ब्यूटी विटामिन। जो ब्यूटी विटामिन, इनमें से किस विटामिन को कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन ई। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन का काम क्या होता है, प्रजनन क्षमता, मतलब प्रजनन क्षमता की में कमी आ जाती है अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई बॉडी के अंदर, ठीक है। प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो। विटामिन के का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का, रक्त का क्या, थक्का, ठीक है। इसके बाद विटामिन ए का काम क्या है, ए मतलब हड्डी से संबंधित है, ठीक है। और विटामिन ई ए में क्या है, सॉरी विटामिन ए क्या है, रतौंधी वाला है, सॉरी मैं डी बोल रही थी। विटामिन ए रतौंधी या जेरोफ्थैलेमिया जिसे हम बोलते हैं, और विटामिन डी ऑस्टियोमलेशिया या हड्डी से संबंधित जो भी समस्या हो जाती है हमें, ठीक है, दर्द वगैरह होता है, तो ये विटामिन डी, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली क्या होती है, या मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली किसके लिए प्रारंभ की है? विकलांग बच्चों के लिए, मानसिक अस्वस्थ बच्चों के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, या बालिका शिक्षा के लिए? तो ये जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की है वो है मानसिक अस्वस्थ बच्चों के लिए, ठीक है। उन्हें कुछ विशेष मतलब कि प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो ये कौन सी शिक्षा प्रणाली है? मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी मानसिक अस्वस्थ बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, मनरेगा जो कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10वीं। अब आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा, तो मनरेगा प्रारंभ कब किया था? ये 2005 का एक्ट है। 2005 का क्या है? एक्ट है। और स्टार्ट कब किया था? 2006 में, ठीक है। 2006 में लागू हो गई थी ये योजना, 2 फरवरी 2006 में। कब? 2 फरवरी 2006 में ये लागू हो गई थी। उसके बाद ये 2008 में, कब? 2008 में, 2008 में, और 8 में भी कब? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2008 में ये संपूर्ण भारत में लागू हुई। कहाँ पर? संपूर्ण भारत में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अभी ये नरेगा नाम से चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या एक्ट ही है, मतलब नरेगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो गया? ये मनरेगा बनी। मनरेगा कब बनी? 2008 में। कब? गांधी जयंती पर, 2 अक्टूबर 2008 को। 2 अक्टूबर 2008 को ये मनरेगा बन गई, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या अधिनियम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना में, तो हमें देखना है टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी है? 12 है, मतलब 12 है। अब इन 12 में से लास्ट देखते हैं, 12वीं कब चली थी? 12वीं चली थी अपनी 2012 से 17, ठीक है। ये हो गया 12वीं का टाइम। अब हर पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए है, तो इसके बाद वाली कब होगी? इसके बाद वाली होगी 7 से 12 तक, 2007 से 12 तक। ये कौन सी होगी? 11th वाली, ठीक है, 11वीं। अब बची हुई जो 10वीं होगी, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना होगी, वो कब से कब तक की रहेगी देना अपनी? वो रहेगी अपनी 2007 तक तो रहेगी। अब 2007 तक रह रही है 2002 से, ठीक है। अब 2 से 7 तक है, तो इस टाइम पीरियड में अपना मनरेगा कार्यक्रम शामिल हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि मनरेगा जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किया? 1958 में, 53 में, 55 में, या 45 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1953 में। कब किया था? 1953 में। 1955 में कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए थे? तो 1955 में क्या था यहाँ पर? 1955 में कालाजार, सॉरी 1955 में फाइलेरिया, ये फाइलेरिया है ना, फाइलेरिया उन्मूलन और लेप्रोसी उन्मूलन, ठीक है, कुष्ठ रोग उन्मूलन, ये भी प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। अब आपको बताना 1958 में क्या हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, मैस्लो की निम्नतम आवश्यकता में शामिल है मनोसामाजिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, अहम की आवश्यकता। तो पहले देख लेते हैं कि मैस्लो का जो सिद्धांत था वो किससे रिलेटेड है। तो मैस्लो का सिद्धांत हम देखते हैं अभिप्रेरणा से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन से संबंधित है। अब इसके सिद्धांत पे हमने देखे थे 5 चरण होते हैं, मतलब 5 स्टेजेस मिलती हैं अपने को, ठीक है। सबसे पहले जो होती है वो क्या है? ये शारीरिक आवश्यकता, मतलब कि भोजन, कपड़ा, ये सारी चीज़ें, ये इसे क्या बोलते हैं? शारीरिक आवश्यकता। जो दूसरी होती है वो क्या है? सुरक्षा, मतलब आवश्यकता तो पूरी हो रही है, अब सुरक्षा भी है कि सपोज करो कि कभी कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज हो पाए, कभी रोजगार, मतलब कि जो इनकम नहीं है तब भी जी सके व्यक्ति। तो सेकेंडरी कौन सी हो गई? सुरक्षा, ठीक है। फर्स्ट ये हो गई सेकेंड। थर्ड क्या होती है? अपनत्व, मतलब कि संबंध, है ना, अपनत्व। उसको ये जब दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं किसी भी व्यक्ति की, तो उसको अब क्या चाहिए? उसको चाहिए कि कोई उसे प्रेम करे, प्रेम और स्नेह करे। फिर चौथी क्या होती है? चौथी होती है प्रतिष्ठा, ठीक है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। और पांचवी जो होती है वो होती है अहम की भावना, मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए उसको। तो यहाँ पर अब निम्नतम पूछा है। निम्नतम मतलब कि इन दोनों को हम इंक्लूड करके निम्नतम बोल देते हैं। कौन कौन सी? जो शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा है। तो इसमें क्या शारीरिक आवश्यकता ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है विकास का सेफेलोकॉर्डल मॉडल। अब मैंने आपको 2 मॉडल बताए थे, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल, कौन कौन सा? प्रॉक्सिमोडिस्टल, कौन सा? प्रॉक्सिमोडिस्टल मॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल मॉडल,
और एक और कौन सा बताया था जो दूसरा है वो सेफेलोकोडल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल मॉडल को मैंने बताया था, प्रॉक्सी सर्वर होता है, मतलब कि केंद्र से परिधि की तरफ, क्या केंद्र से परिधि की तरफ। तो इस मॉडल को बोलते हैं अपन विकास का प्रॉक्सिमोडिस्टल मॉडल। और जो बचा हुआ मॉडल है सिर से पैर की तरफ, ठीक है, कहाँ पर, सिर से पैर की तरफ, इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, सेफेलोकोडल मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर से पैर की तरफ। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम लाया गया। मतलब लैंगिक अपराधों से बालकों को सुरक्षित रखने के लिए कब एक्ट लाया गया है, 2005 में, 6 में, 12 में, 13 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बालकों की सुरक्षा के लिए याद रखना है। तो ये जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण है उसे हम पॉक्सो एक्ट बोलते हैं, POCSO। पॉक्सो मतलब क्या है, वही प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉक्सो एक्ट। अब ये पॉक्सो एक्ट लागू कब हुआ, तो इसकी याद रखनी है आपको तिथि लागू होने की, 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, तो 14 नवंबर 2012, ठीक है, ये इस दिन ये एक्ट लागू हुआ है। कौन सा एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आपको बताना है इसमें कितनी धाराएं हैं और अध्याय है, ये आपका काम है, होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, धाराएं कितनी हैं और अध्याय कितने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंख योजना प्रारंभ कब की गई, 2015 में, 2007 में, 2005 में या 2021 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2021 में। और बालिका दिवस, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 24 जनवरी, उस दिन इस योजना को प्रारंभ किया था। अब देखते हैं कि पंख का मतलब क्या होता है। पी मीन्स क्या है, पी मीन्स है प्रोटेक्शन, मतलब बचाना है, प्रोटेक्शन। ए मीन्स अवेयरनेस, अवेयरनेस किसके लिए, अवेयरनेस उनके अधिकारों के लिए, ठीक है, राइट्स के लिए, अवेयरनेस किसके लिए, राइट्स के लिए, अवेयरनेस ऑफ राइट्स, ठीक है। उसके बाद एन मीन्स क्या है, न्यूट्रिशन, एन मतलब क्या है, न्यूट्रिशन, मतलब पोषक तत्व भी दिए जाएंगे उनको। के मीन्स क्या है, नॉलेज, क्या है, नॉलेज। और एच मीन्स हेल्थ, ठीक है। तो इस तरह से आपको पंख के जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखना है। ये MP गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, MP गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्कीम है, ठीक है। कब लाई थी, 2021 में लाई थी। इसके बाद आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, Ctrl+Z एक शॉर्ट की है, वो किसकी शॉर्ट की होती है। तो Ctrl+Z होती है अंडू की, ठीक है, किसकी, अंडू की। अब यहाँ देखते हैं कि कट की शॉर्ट की क्या होती है, कट की क्या होती है, कंट्रोल, क्या, Ctrl+X, Ctrl+X हो गई किसकी, कट की। उसके बाद कॉपी की क्या होती है, तो कॉपी की होती है Ctrl+C, Ctrl+C हो गई कॉपी। उसके बाद Ctrl+V ये हो जाती है पेस्ट की, ठीक है। तो आपको ये शॉर्ट कीज याद रखनी है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। महान नेता पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, यह नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है। तो हमें देखना है यहाँ पर कि नेतृत्व के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। नेतृत्व मतलब अगर मैं बोलूँ लीडरशिप की बात कर रहा है, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, लीडरशिप। तो लीडरशिप की कुछ थ्योरी होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं यहाँ, परिस्थिति मूलक सिद्धांत, गुण मूलक सिद्धांत, व्यवहार मूलक सिद्धांत, या कोई नहीं। तो महान नेता पैदा होते हैं, मतलब ये कौन सी बात की जा रही है इसमें, बाय बर्थ उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनसे वो नेता पैदा होते हैं। तो ये गुणमूलक सिद्धांत होगा, ठीक है। कौन सा होगा, गुणमूलक सिद्धांत। परिस्थिति मूलक सिद्धांत क्या होता है कि नेता परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है, मतलब कि परिस्थिति मूलक सिद्धांत होता है ये, जैसी परिस्थिति होगी वैसा वो बिहेव करेगा, है ना। तो इसे परिस्थिति मूलक कहते हैं। व्यवहार मूलक क्या है कि उसका व्यवहार में लीडर छिपा होता है। भले सपोज करो कि कोई एक जैसे एक इंस्टीट्यूशन है, कोई एक संगठन है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे संगठन का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल है। अब कभी कभी प्रिंसिपल में उतनी लीडरशिप नहीं होती है जितनी कि हेडमास्टर में, या फिर आपके किसी क्लास टीचर में, किसी अदर टीचर में इतनी लीडरशिप हो जाती है कि बच्चे या फिर जो भी स्टाफ होता है वो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा उसके प्रति मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, प्रॉपर काम करता है। तो उसे बोलते हैं व्यवहार मूलक, कि उसका बिहेवियर ऐसा है, वो भले वो उस पोजीशन पर नहीं है, उसके अंदर वो वाली क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो लीडरशिप कर पा रहा है प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स को या वर्ड दस्तावेज के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो हम कोई भी MS वर्ड में कोई भी फाइल को जब सेव करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एक्सटेंशन है वो क्या है, .txt, .word, .pdf या .docs। तो इसका करेक्ट आंसर होगा .docs। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब MS वर्ड की बात आए, किसकी बात आए, MS वर्ड की, तो MS वर्ड में 2007 के बाद जो भी एक्सटेंशन होगा वो होगा .docx, ठीक है। 2007 के बाद होगा ये। और इसके पहले 2007 से पहले क्या आता था एक्सटेंशन, .doc। आपको याद रखना है, ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, NRDI या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ये संस्थान कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में। तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में। अब हैदराबाद कहाँ पर है, तो हैदराबाद है अभी, मतलब हैदराबाद जैसे हम आंध्र प्रदेश बोलते थे लेकिन वर्तमान में हम बोलते हैं तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में हैदराबाद है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तब से हैदराबाद तेलंगाना में। अब ये कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब ये कब बना था, तो इसको याद रखना है आपको 1958 में, ठीक है। एक तो इंस्टीट्यूशन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान या नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। स्थापना कब हुई, 1958 में हुई। कहाँ पर है, हैदराबाद में। आपको तीनों बातें याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन है 14 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 1 अगस्त को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं। 24 अक्टूबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, UNO दिवस, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो 24 अक्टूबर को हम ये UNO दिवस और विश्व पोलियो दिवस दोनों मनाते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस। उसके बाद 1 अगस्त को क्या मनाते हैं, विश्व स्तनपान दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व स्तनपान दिवस, विश्व स्तनपान दिवस। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं हम, 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस, है ना। क्या मनाते हैं, बाल दिवस, चिल्ड्रन डे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान सामान्य महिला को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि महिलाओं को, मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी होती हैं। जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं महिला पुरुष की, उसके लिए 3 कैटेगरी देखते हैं। सामान्य मतलब कि कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है, सामान्य कैटेगरी, या इसे हम बोलते हैं सीडेंटरी। आप इंग्लिश में याद रखना तो ज़्यादा बेहतर है। सीडेंटरी कौन सी होती है, सीडेंटरी, ठीक है। उसके बाद एक होता है मॉडरेट काम, मतलब कि मॉडरेट कंडीशन, मतलब मध्यम काम कर पा रही है कोई भी महिला या पुरुष। और एक और होता है हैवी वर्क। कौन सा होता है, हैवी वर्क। ये मॉडरेट में भी मॉडरेट वर्क है। तो यहाँ पर मैंने आपको कैसे याद करवाया था, महिला के लिए और पुरुष के लिए, ठीक है। ये महिला हो गई है और ये हो गया पुरुष। तो महिला के लिए कैसे याद था, ये मतलब मेल लिख दो इसको, है ना। 1660 और 2110, ठीक है। 1660, 2110, यहाँ पर 2110 ये लिखा है। 1 मिनट रुक जाइए आप। – 2110, ठीक है। अब इसके बाद में क्या था, ये 1660 है। 1660 से 2110 मतलब 1660 क्या है, एक सामान्य महिला के लिए, सीडेंटरी काम करने वाली महिला के लिए 1660 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी और पुरुष के लिए ये ऊर्जा होगी 2110 किलो कैलोरी। उसके बाद मध्यम कार्य करने वाली के लिए यहाँ पर देखा था हमने 2130 और पुरुष के लिए कितना होता है ये 2710। आपको याद कैसे करवाया था मैंने, 10-10 याद करना है आपको। 2110 यहाँ पे 2710। इसके बाद हैवी वर्क करने के लिए महिला को कितनी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर अपने याद करा था कि 2720 करना है। इसको कितना करना है, 2720 करना है और 3470, ठीक है, 3470। आप है ना सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना, 3470, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा था, ये लिखा है मेरा 3470। तो इस तरह से हमने कैलोरीज देखी थी। अब यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान है, तो मैंने 3 चीज़ें और बताई थी आपको, +350, +600
और प्लस 520। ठीक है, ये 3 कंडीशंस कैसे कहती हैं? ये हो गया गर्भावस्था में। कब? गर्भावस्था में, ये दिया हुआ है गर्भावस्था में। इसके बाद ये कंडीशन कब है? 0 से 6 माह तक जब महिला स्तनपान कराती है तब। और 520 कब है? 6 से 12 माह तक। 6 से 12 माह तक के जो बच्चे को स्तनपान कराने वाली महिला है उसके लिए 520 किलो कैलोरी अतिरिक्त। ठीक है, ये 520 है। तो इस तरह से हमने इसको भी देख लिया कि महिला के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप बताओ 1610 है सामान्य के लिए। 1610 में क्या करना है अपने को? 1610 में ही हमें ये जो गर्भावस्था के दौरान है 350, तो 1610 में 350 ऐड करो। 1610 में 350 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा अपना? 1610 और 350। ठीक है, तो ये आ गया अपना कितना? 1660। सॉरी, 1660 में 350 ऐड करेंगे तो 0, 6 और 5 हो गया, 11 का 1 कैरी गया 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 और कैरी गया 1, मतलब 2010। तो 2010 या 2000, तो 2000 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम याद रखना है, आपके सिलेबस में है ये। जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उसमें है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? याद रखना है आपको 1952 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लाड़ो अभियान। लाड़ो अभियान का प्रारंभ कब हुआ? तो पहले देखते हैं लाड़ो अभियान कहाँ पर आया था। एमपी में आया था। और 2013 में। कब? 2013 में लाड़ो अभियान का प्रारंभ हुआ था। अच्छा, अब ये लाड़ो अभियान लाया क्यों गया था? बाल विवाह को हटाने, क्या? बाल विवाह को कम करने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये था अपना लाड़ो अभियान। मतलब क्या था कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह नहीं किया जाएगा, इसमें बालिका का विवाह नहीं होगा। ठीक है, ये था लाड़ो अभियान। नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है? निम्न में से संचार प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है? जो कम्युनिकेशन होता है उसका मुख्य तत्व इनमें से क्या है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, माध्यम या प्रतिक्रिया। अब हम जब भी देखते हैं कोई मैसेज होता है तो सबसे पहले क्या होता है? एक सेंडर होता है। सेंडर मतलब कि भेजने वाला। ठीक है, सेंडर होता है, वो कुछ मैसेज को भेजता है। अब उस मैसेज को जो भेजता है उसे हम बोलते हैं एंड कोडिंग, है ना। कुछ कोडिंग में भेज देता है तो उसे बोलते हैं एंड कोडिंग। फिर एक चैनल के माध्यम से भेजता है। किसके माध्यम से भेजता है? एक चैनल के माध्यम से भेजता है। उसके बाद जो रिसीवर होता है वो क्या करता है? डिकोड करता है। क्या करता है? वो डिकोड करता है और फिर रिसीवर उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि संचार प्रक्रिया के माध्यम संचार प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से? एनकोडिंग भी इसमें आता है, डिकोडिंग भी आ रहा है, माध्यम मतलब हो गया चैनल, तो चैनल भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब होता है इस रिसीवर के द्वारा इस सेंडर को कुछ रिस्पॉन्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है तो दो तरफा संचार है। कैसा संचार हो गया ये? दो तरफा। ठीक है, आप किसी से कोई बात करो, वो आदमी आपको रिस्पॉन्स ना दे तो वो एक तरफा चीज़ें हैं, एक तरफा संचार है। लेकिन दोनों तरफ से जब रिस्पॉन्स मिल रहा है प्रॉपर तो वो दो तरफा हो जाएगा। तो इसमें रिस्पॉन्स भी मिलता है। मतलब यहाँ पर एक और यहाँ पर सभी करके जो ऑप्शन था वो नहीं लिख पाई हूँ मैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। मतलब ये सारी चीज़ें ही संचार प्रक्रिया के तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2014। 2014 में भारत को WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अब यहाँ देखते हैं कि पोलियो उन्मूलन के लिए अभियान WHO के द्वारा 1995 में पोलियो उन्मूलन के लिए मतलब पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, और एक 2012 में एक अभियान चलाया था पोलियो उन्मूलन के लिए। ठीक है, 2012 में क्या था? एक अभियान था MP में मतलब कि इंडिया में चला था। और 1995 में जो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम था वो WHO के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिजेस जो प्रोटेक्शन एक्ट है, उस एक्ट में अधिकतम दंड क्या है? 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए। कितने लिखे हैं? ये 1 लाख लिखे हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए A और B दोनों, मतलब 2 वर्ष और 1 लाख रुपए दोनों, या 3 वर्ष का कारावास। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग दंड नहीं है। यहाँ पर एक मतलब 2 वर्ष कारावास, 2 वर्ष कारावास है, या 1 लाख रुपए, 2 वर्ष कारावास, या 1 लाख रुपए, या दोनों।
तो इनमें से अधिकतम कौन सा हो जाएगा? दोनों चीज़ें। मतलब आपको कारावास भी लेना पड़ रहा है, मतलब कारावास में भी रखा जाएगा, और आपसे फाइन के रूप में जो आर्थिक दंड है वो भी लिया जाएगा। तो दोनों दोनों चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पर अधिकतम दंड क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, मतलब कारावास और आर्थिक दंड दोनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्मॉल पॉक्स के टीके का, यहाँ पे तक नहीं है, टीका है ये, टीके का आविष्कार किसने किया था? जब मैंने आपको टीका पढ़ाया था तो यहाँ पर बहुत अच्छे से याद भी करवाया था। स्मॉल पॉक्स के जो टीके का आविष्कार है वो किया है एडवर्ड जेनर ने। किसने किया है? जेनर ने। याद रखना है, जब हमें स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो हम ऐसे बिल्कुल पतले से कपड़े से ढककर खुद को रखते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जेल में हो। कैसा लगता है? जेल जैसा। ठीक है, जब जेल जैसा लगता है तो जेनर आपको याद हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने किस किस की खोज की है? तो लुई पास्चर ने किसके टीके की खोज की थी? रेबीज। किसका टीका? रेबीज का टीका। इसके बाद साबिन, मैंने बोला था ये ड्रॉप वाला, जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं, ड्रॉप्स वगैरह होती हैं, हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। बिन मतलब बिन से याद रखना है, बिन में किसको फेंकते हैं? ड्रॉप में। तो OPV ड्रॉप वाला कौन सा होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जो ड्रॉप वाला पोलियो वैक्सीन होता है OPV, उसकी खोज की है साबिन ने, और जॉनसन ने किया है IPV। ठीक है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। आप मुझे बताएंगे इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन का जो रूट होता है वो रूट कौन सा होता है, कहाँ पर इसको लगाते हैं? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, अब ये चरण है संगठन के। किसके चरण है? किसी भी संगठन के। तो किसी संगठन के चरणों को आपको समझाना है। तो कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, उसको अरेंज करना है। पहले स्टॉर्मिंग, देन फॉर्मिंग, देन एडजॉर्निंग, फिर नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टर्म लिखी है उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टॉर्मिंग मतलब होता है तनाव। स्टॉर्मिंग मतलब क्या हो गया? तनाव। फॉर्मिंग मतलब हो गया गठन। फॉर्मिंग मतलब क्या हो गया? गठन। उसके बाद एडजॉर्निंग का मतलब हो गया स्थगन, मतलब विदाई। एडजॉर्न मतलब हो गया विदाई। ठीक है, या स्थगन, खत्म होना, स्थगन जिसे हम बोल सकते हैं, स्थगन। उसके बाद क्या है? नॉर्मिंग मतलब हो गया सामान्यीकरण। नॉर्मिंग मतलब क्या हो गया? सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। उसके बाद परफॉर्मिंग मतलब हो गया प्रदर्शन। परफॉर्मिंग मतलब क्या हो गया? प्रदर्शन। तो कोई भी संगठन जब बनेगा तो क्या सबसे पहले ही उसमें तनाव आ जाएगा? नहीं, पहले तो क्या होगा? संगठन बनेगा। पहले क्या होगा? संगठन बनेगा ना, सबसे पहले तो निर्माण होगा संगठन का। तो निर्माण मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग। तो फॉर्मिंग वाला करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, अब फॉर्मिंग वाला ये भी है। अब कोई संगठन बना तो उसके बाद क्या हो जाता है? फिर उसके बाद उसमें फॉर्मिंग के बाद में तनाव की स्थिति आएगी, है ना। तनाव मतलब क्या हो गया? स्टॉर्मिंग। तो स्टॉर्मिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद तनाव को सामान्य किया जाएगा, मतलब नॉर्मिंग। तो ये नॉर्मिंग यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मिंग है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, आपको याद रखना है, पहले संगठन होगा मतलब फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग मतलब तनाव आएगा, देन उस तनाव को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, नॉर्मल किया जाएगा, मतलब नॉर्मिंग सामान्य किया जाएगा, फिर प्रदर्शन किया जाएगा उस संगठन के द्वारा, मीन्स परफॉर्मिंग, देन एडजॉर्निंग, मतलब वो संगठन पूरा स्थगन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड आंसर है। आप इंग्लिश में ही टर्म याद रख लो, तब भी सामान्य मतलब आपको इजी पड़ेगा, है ना। तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल उल्टा ही है, ये तो पूरा उल्टा ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग किस कमी के चलते होता है? हाशीमोटो रोग होता है कैल्शियम की कमी के चलते, आयरन, आयोडीन या फास्फोरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन की कमी से। ठीक है, हाशीमोटो रोग आयोडीन की कमी से होता है। आपको बताना है आयोडीन की कमी से और कौन सा रोग हो जाता है। अब इस रोग में क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो प्रभावित हो जाती है। थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती, इसलिए हाशीमोटो रोग हो जाता है। आपको देखना है इसके लक्षण क्या होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन, अभी हमने स्वच्छ भारत मिशन पढ़ा है। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन तो बहुत चर्चित है। अब एक मिशन आया था साक्षर भारत मिशन। तो साक्षर भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 14, 2012, 2005, 2009। इसका करेक्ट आंसर होगा 2009। सितंबर 2009 में ये साक्षर भारत मिशन स्टार्ट हुआ था। और किस लिए स्टार्ट किया था इसको? प्रौढ़ शिक्षा के लिए। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए। जो ऐसे लोग हैं जो स्कूल जाने की उम्र में पढ़ नहीं पाए हैं, अब उनका एज निकल गया है, तो उन लोगों को शिक्षित कराने के लिए, मतलब प्रौढ़ शिक्षा के लिए ये साक्षर भारत मिशन को लाया गया है। ठीक है,
इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा 2014 में हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। डेट क्या है? 2 अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सामान्य बालक का आईक्यू होता है, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशेंट। सामान्य बालक का आईक्यू कितना होता है? 90 से कम होता है, 110 से अधिक होता है, 90 से 110 के बीच होता है, या 90 से 120 होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 90 से 110 होता है। अब 90 से 110 तो क्या हो गया? सामान्य। अब 90 से जब कम होता है, 90 से कम होता है तो उसे हम बोलते हैं मंदबुद्धि बालक। ठीक है, क्या? मंदबुद्धि बालक, मतलब कि पिछड़े बालक भी बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन मंदबुद्धि बालक। ठीक है, इसके बाद 110 से अगर अधिक हो गया तो है वो प्रतिभावान बालक। कैसा है? प्रतिभावान, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं उससे। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार है राइट टू एजुकेशन, RTE जो एक्ट है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उस एक्ट को कब लाया गया? 2008 में, 9 में, 10 में और 2002 में। तो इसका करेक्ट आंसर 2009 में। एक्ट तो कब का है? 2009 का है, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। कब? 1 अप्रैल 2010 से। अच्छा, इसके पहले एक और बात याद रख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन आया था। 86वां क्या आया था? संविधान संशोधन। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। उस 86वें संविधान संशोधन के तहत एक आर्टिकल ऐड हुआ था 21A। ठीक है, क्या? 21A। इसमें था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा, मतलब कि मुफ्त शिक्षा होगी। शिक्षा कैसी होगी? मुफ्त शिक्षा होगी। ठीक है, तो इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन या इस एक्ट का जो प्रभावन है उसको प्रॉपर जो राज्य सरकारें थी वो कर नहीं पा रही थी, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया। ये आर्टिकल आ गया। अब इस आर्टिकल के हिसाब से जो गवर्नमेंट थी वो प्रॉपर इनिशिएट नहीं कर ले पा रही थी, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस एक्ट को लेकर लाया गया है, मतलब पार्लियामेंट में। एक्ट जब पारित हो गया तो 2010 से इसको लागू कर दिया। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ देखते हैं। कौन सा हार्मोन पुरुष हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या रिलैक्सिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और एक और हार्मोन होता है एंड्रोजन। ठीक है, ये एस्ट्रोजन होता है फीमेल का, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों याद रखने हैं आपको, ये मेल हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शारदा अधिनियम या शारदा जो एक्ट था वो किससे संबंधित था? महिला शिक्षा से, सती प्रथा से, बाल विवाह से या अंतर्जातीय विवाह से? तो इसका करेक्ट आंसर है बाल विवाह से। ये एक्ट 1929 में लाया गया था हरविलास शारदा के द्वारा। किसके द्वारा? हरविलास शारदा के द्वारा, हरविलास शारदा। और इस एक्ट में क्या था कि बालिका और बालक की कुछ न्यूनतम एज थी, मतलब कि बालिका के लिए कितनी एज थी? ये बच्ची के लिए ये एज थी 14 ईयर्स। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र की बच्ची नहीं होनी चाहिए। और बालक कितना होना चाहिए? यहाँ पर बालक के लिए थी ये 18 ईयर्स। लेकिन ये एक्ट के हिसाब से एज भी बहुत कम है और इसका एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं था। तो इसके बाद में फिर 2006 में, अभी का जो हम एक्ट पढ़ते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, वो देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उनके ऑप्शंस के माध्यम से हमने अधिक से अधिक फैक्ट जानने की कोशिश की है। आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, आप क्लासेस पूरी देखें और जो भी मैं प्रश्न पूछती हूँ कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दें। जब मैं बोलती हूँ तो आपको आंसर देना है, बस देख करके छोड़ना नहीं है क्लास को। ठीक है, थैंक यू।